नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 24। पिछले भाग में आपने सुना दुलाजू सुंदर को अशोभनीय प्रस्ताव रखता है तो सुंदर उसे झिड़क देती है। दुलाजू के अहम को ठेस लगती है पर वह उसे जाहिर नहीं करता। सुंदर रानी को जाकर सब कुछ बताती है तो रानी भी दुलाजू को अकेले में बुलाकर डांटती फटकारती हैं। यह बात दुलाजू को चुभ गई। वह अपमानित महसूस कर रहा था। इसके बाद जब पीर अली दुलाजू से मिलने आया तो पीर अली अपने को रानी का जासूस सिद्ध करने और दुलाजू अपने को सताया और निर्दोष सिद्ध करने में एक दूसरे के मन के निकट आए। पीर अली ने आखिरकार दुलाजू में वह फाटक वाला ढूंढ लिया जिसकी खोज रोज को थी। दुलाजू को पीर अली ने धर्म की कसम खिलाई और उसे रोज से मिलवाने का वादा कर लिया। अगले दिन के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर सागर सिंह अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। पीर अली दुलाजू को लेकर रोज से मिलने गया तो रोज ने दुलाजू को गंगा जल की सौगंध देकर देशद्रोह के लिए राजी कर लिया। संकेत के रूप में लाल झंडे का इस्तेमाल समझाया गया और दोनों वापस किले में आ गए। बरहामुद्दीन ने दो लोगों को वापस आते देखा तो उसे शक पर यकीन हो गया। सुबह पीर अली ने बरहाम के कुछ कहने से पहले ही रानी के कान भर दिए। जब बरहाम ने रानी को होने वाले द्रोह से अवगत कराया तो रानी ने अधिक ध्यान नहीं दिया। दुलाजू ने ओरछा फाटक की तोप ढिलाई से चलाई और किले में बारूद बनाने वाली जगह पर एक गोला गिरा और फटा जिसमें 25 से 30 स्त्री पुरुषों की दर्दनाक मौत हुई। रानी को मालूम हो गया कैसे दुलाजू ने अनमने होकर काम किया है। अब आगे। उस दिन तोपों पर रघुनाथ सिंह और मुंदर ने मिलकर काम किया। बारूद और धुएं ने दोनों के चेहरे और हाथ काले कर दिए। नित्य ही ऐसा हो जाता था। उस दिन कालोज कुछ और अधिक चढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा जाते थे। दोपहर के समय रघुनाथ सिंह ने कहा, आज अभी तक खाना नहीं आया। मुंदर भाई, आपको क्या भूख नहीं लगी है? मैं लाती हूं। एक घड़ा जल भी, क्योंकि यहां के घड़े का जल पीने लायक नहीं रहा। मुंदर थकी हुई थी। हवा के झोंकों से उसके काले बालों की एक लट कालोच भरे चेहरे पर फहरा गई। थकावट और गहरी लक्षित हुई। रघुनाथ सिंह ने कहा, नहीं, आप पानी मत लाना, किसी से लिवा लाना। कोई ना मिले तो खाना खाकर मैं नीचे उतरकर पी आऊंगा। तब तक आप तोप संभाले रहना। खा पी कर आना, कोई जल्दी नहीं है। थकी हुई मुंदर हंसी, जैसे अंधेरी रात में कोई तारा छिटक कर विलीन हो गया हो। बोली, मैं क्या पानी का घड़ा न ला सकूंगी? थक गई हैं आप? और आप? मैं तो यहीं बैठा सुस्ता रहा हूं। यह मेरे प्रश्न का उत्तर है। अच्छा, मैं नहीं थका हूं मुंदर भाई, तो मैं भी दीवान साहब 2 घड़े उठा ला सकती हूं। ऐसा मत करना। खाना क्या लाऊं? लड्डू लाऊं? रघुनाथ सिंह को उस रात के लड्डुओं की याद आ गई। मुंदर भाई, लड्डू खाऊंगा और उन्हीं हाथों से। कालोच भरे हाथों से? नहीं तो गंगा जल से धुले हुए हाथों से। खा पी कर आना। नहीं, यहीं खाऊंगी, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। इतने में बुर्ज की मुंडेर पर एक गोला अटक रहा। मुंदर ने कहा, यदि यह गोला मुझे लग जाता तो मैं नहीं बचती। आप मेरे शव को जला देते ना? रघुनाथ सिंह जरा तीव्र स्वर में बोला, और मुझको लग जाता तो आप मुझको 2 लकड़ी दे देती या नहीं? मुंदर की आंखों में आंसू आ गए। कांपते हुए गले से बोली, मैं पहले मरूंगी। आप आज गांठ बांध लीजिए। यदि फिर वह बात कही तो लड्डू बड्डू कुछ नहीं खिलाऊंगी।
उन आंसुओं के दर्पण में रघुनाथ सिंह ने अपने प्राणों की झांकी देखी। रघुनाथ सिंह ने गद-गद होकर कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा मुंदर भाई, और ना आप कभी ऐसे बोल मुंह से निकालना। मुंदर आंसू पोंछकर धीरे धीरे चली गई। रघुनाथ सिंह को सारा वातावरण नव प्रस्फुटित कलियों से भरा दिखलाई पड़ा। तोप एक खिलवाड़, बारूद और गोले प्यार के खिलौने जान पड़े। उसने प्रण किया, मुंदर अखंड रूप से मेरे हृदय का संपूर्ण सम्मान प्राप्त करेगी। कभी समय आवेगा। मुंदर पानी का घड़ा और लड्डू लेकर शीघ्र लौट आई। रघुनाथ सिंह ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, मैं इस बुर्ज का प्रधान हूं मुंदर बाई, जानती हो। मुंदर कुछ आश्चर्य, कुछ कुतूहल और कुछ शरारत के साथ देखने लगी। रघुनाथ सिंह के स्वर का रोष तुरंत अवरोध में परिणत हुआ। बोला, मैंने कहा था खा पी कर आना, वैसे ही क्यों चली आई? मेरी बात की अवज्ञा क्यों की? मुंदर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने भी तो जता दिया था कि यहीं आकर खाऊंगी। रघुनाथ सिंह के थके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बोला, याद आ गया, तो अब हाथ मुंह धोकर खाओ। पहले आप। मुंदर ने अनुरोध किया। रघुनाथ सिंह ने हट किया। पहले तुम। तुम शब्द ने मुंदर को पुलकित कर दिया। बोली, मेरे हाथ से खाना हो तो आप प्रारंभ करो। नहीं तो? नहीं तो क्यों? लड्डू अपने हाथ से खाने पड़ेंगे। रघुनाथ सिंह ने स्वीकार कर लिया। हाथ मुंह धोया। मुंदर ने एक ओर बैठकर लड्डू खिलाए। रघुनाथ सिंह ने प्रस्ताव किया, अब मैं तुमको खिलाऊंगा। मुंदर बहुत हंसी। बोली, अरे वाह, ऐसा कहीं होता है क्या? मैं अकेले में बैठकर खाऊंगी। रघुनाथ सिंह मान गया। उसने सब कुछ पा लिया। उसको मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। और मुंदर को? लक्ष्मीबाई की सहेली को मृत्यु का डर। तात्या टोपे चरखारी को जीतकर कालपी लौटा। उसकी सेना में ग्वालियर का वह यूथ भी था जिसने कानपुर में जनरल विंडम को पराजित करने में हाथ बटाया था। सिपाही विजयोत्सव मना रहे थे और तात्या कालपी के विशाल शस्त्रागार का निरीक्षण कर रहा था। भांति भांति के गोले ढाले जा रहे थे। बंदूकें बनाई और बांधी जा रही थी। 2000 मन बारूद के होते हुए भी और बारूद तेजी के साथ तैयार की जा रही थी। अन्य प्रकार के शस्त्र और उनके अंगोपांग बनाए और खराद मशीनों पर संभाले जा रहे थे। बहुत सी मशीनें नई विलायती थी। उसी समय 2 सवार पहरे वालों के पास उतरे। दोनों सुंदर युवक, जुल्फों पर साफा बांधे हुए। पहरे वालों से कहा, सरदार साहब से इसी समय मिलना है। झांसी की रानी साहब की चिट्ठी लाए हैं। उन लोगों ने झांसी के युद्ध की गति के विषय में जिज्ञासा की। युवकों ने संक्षेप में बतला दिया। शीघ्र ही दोनों तात्या के सामने पहुंचा दिए गए। तात्या ने अकेले में ले जाकर कहा, एक साहब को तो पहचानता हूं, दूसरे साहब? जूही ने उत्तर दिया, आप काशीबाई जी हैं। तात्या ने अभिवादन किया। दोनों से झांसी के युद्ध का वृतांत जितना उनके सामने हो चुका था और जो उन्होंने मार के बटोहियों से सुना था विस्तार पूर्वक सुना दिया। रानी की चिट्ठी भी पढ़ी। तात्या बोला, आज ही झांसी की ओर कूच करता हूं। सेना को चरखारी से लौटकर काफी विश्राम मिल चुका है। आप लोग हमारे साथ चलिए। अब अकेले लौटना ठीक नहीं है। काशीबाई ने कहा, फाटक बंद हो चुके हैं। चारों ओर अंग्रेजों का कड़ा पहरा है। तात्या, आप लोग हमारे साथ सुरक्षित रहेंगे। काशीबाई, हम लोग भी लड़ना जानते हैं। जूही, जानती हैं। और वह मुस्कुराई। तात्या ने हंसकर कहा, उसी भाषा में बोलिए, मैं सैनिकों का भी संदेह जागृत नहीं करना चाहता हूं। तात्या ने उसी दिन कूच कर दिया। साथ में 20 सहस्त्र सेना। बाकी सेना और कालपी का प्रबंध राव साहब के हाथ में छोड़ दिया। तात्या को झांसी तक पहुंचने में कुछ समय लगा, परंतु उसके पहुंचने के पहले ही रोज को पता लग गया कि एक बड़ी सेना और भारी तोपें लिए हुए तात्या झांसी की सहायता के लिए आ रहा है। रोज चिंतित हुआ।
उसने अपने यूथ नायकों और दल नायकों की सम्मति से एक योजना बनाई। प्रत्येक मोर्चे के तोपखानों में से एक एक तोप ली। केवल जरूरी सेना झांसी के इर्द गिर्द छोड़कर बाकी के कई दस्ते बनाए। कुछ को झांसी कालपी का मार्ग रुद्ध करने के लिए झांसी से 7 मील दिगारा की दोतरफा टोरियों पर भेजकर छिपा दिया। कुछ उत्तर की ओर 10 मील पर गढ़मऊ की झील की पहाड़ियों पर, कुछ को कामासिनटोरिया और ओरछा के मार्ग के अगल बगल जमा दिया। तात्या ने अपनी सेना का बड़ा भाग अपने पास बेतवा से झांसी की ओर 2 मील पर नदी के किनारे नोहट घाट और तिलैथा घाट के बीच में रखा और बड़ी बड़ी तोपें। बाकी सेना को 3 भागों में विभक्त करके गढ़मऊ की ओर दिगारा की टोरियों के बीच में होकर झांसी की ओर भेजा। इन दस्तों के पास छोटी तोपें थी, साथ में काशी और जूही थी। 1 अप्रैल का प्रातःकाल हुआ। झांसी पर बंदूकचियों के हमले तो बिल्कुल नहीं हुए, परंतु गोलाबारी भयानक हुई। गोलों के ठीक निशाने नहीं पड़ रहे थे। साफ था कि अंग्रेजी तोपखाने अपना बर्ताव कर रहे हैं और झांसी वालों को केवल व्यस्त रखना उनका उद्देश्य है। परंतु जवाहर सिंह ने इसका यह अर्थ लगाया कि अंग्रेजों के निपुण तोपची मारे गए हैं और अब कच्चे आदमी काम कर रहे हैं। रानी सहमत नहीं हुई। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के सामने कोई नई दुविधा आ गई है। सेना और तोपखानों को बांट दिया गया है, और कोई बात नहीं। रानी ने बड़ी दूरबीन उठाई, झांसी की ओर आने वाले तात्या के दस्तों को दूरी पर देखा। मुस्कुराकर दूरबीन जवाहर सिंह के हाथ में दी, बोली, अब झांसी का उद्धार निकट है। जवाहर सिंह दूरबीन से देखकर उछल पड़ा। झांसी भर में समाचार फैल गया कि झांसी की सहायता के लिए पेशवा की सेना आ गई। झांसी से दिन भर गोलाबारी कुछ हल्की रही। लालता ने सम्मति दी, हमारे गोले कहीं पेशवा की सेना पर न पड़ें, और गोलंदाजों का भी यही मत था। पूर्व और उत्तर के तोपखाने करीब करीब बंद रहे, केवल पश्चिम और दक्षिण के तोपखाने कुछ काम करते रहे। झांसी की दिन भर की आशा संध्या समय निराशा में परिवर्तित होने को थी। टोरियों के बीचों बीच आते ही तात्या के दस्तों पर अंग्रेजी तोपखानों ने गोले बरसाए। ठोस और पोले भी जो फट कर तात्या के घुड़सवारों का सर्वनाश कर रहे थे। दस्ते तितर बितर होने लगे। एक ओर काशीबाई पड़ गईं, दूसरी ओर जूही को जाना पड़ा। काशीबाई वाला बचा खुचा दस्ता अंग्रेज घुड़सवारों के बीच में फंस गया। पहले पिस्तौलें चली, फिर तलवार खिंची। काशीबाई ने हर हर महादेव कहा और पिल पड़ी। उसका स्वर कोयल का सा था। अंग्रेज घुड़सवार समझ गए कि पुरुष वेश में स्त्री है। उनको भ्रम हुआ। एक बोला, रानी है। दूसरे ने कहा, झांसी की रानी, उसको जिंदा पकड़ो। परंतु काशीबाई की तलवार ने यह मंसूबा असंभव कर दिया। ऐसी चलाई कि 2 सवार तो अश्व समेत कट गए, कई घायल हो गए, परंतु एक सवार की तलवार से उसका घोड़ा मारा गया। काशीबाई पैदल लड़ी। उस स्थिति में भी उसने कई सवारों को घायल किया। अंत में काशीबाई के सिर पर एक तलवार पड़ी। लोही की टोपी के कारण सिर बच गया, परंतु कंधा कट गया। तो भी काशीबाई शिथिल नहीं हुई। फिर दूसरी तलवार। काशीबाई का अंत हो गया। उस समय उसके मुंह से निकला, हर हर महा। गोरे प्रसन्न थे। उठाकर रोज के पास ले गए। यह बहुत लड़ी हुजूर, औरत के शरीर में शैतान है। रोज ने काशी के शव को पहचानवाया। पहचानने वाले ने सिर हिलाकर आश्वासन दिया, यह रानी नहीं है। रानी की बहन हो या सहेली हो या तात्या की कोई नातेदार। रोज ने काशी का शव सुरक्षित रखा और तात्या की सेना की ओर ध्यान दिया। पेशवा के दस्तों के पैर उखड़ चुके थे, वे भागे। जूही भी भागकर तात्या के पास पहुंची, बोली, काशीबाई कहीं फंस गई है, मारी गई होगी। उसी समय रोज के गोले तात्या की बेतवा तटवर्ती सेना पर गिरे। तात्या ने जवाब दिया, परंतु रोज के दूसरे अनेक दस्तों ने छोटी हल्की तोपों से उस पर कई पार्श्वों से आक्रमण किया। तात्या को अपनी सेना बेतवा पार ले जानी पड़ी। रोज ने पीछा नहीं छोड़ा। तात्या की बड़ी बड़ी तोपें अपने बोझ के कारण बेतवा की रेत में धंस गई, न खिंच सकी। तात्या को छोड़नी पड़ी।
हार खाकर भागना पड़ा। रोज के दस्तों ने लगभग 16 मील तक उसका पीछा किया। अंग्रेजों के हाथ बहुत सामान और तोप खाने लगे। संध्या तक मैदान साफ हो गया। तात्या के 1500 सैनिक मारे गए। वह मुश्किल से एरच घाट से होकर कोच होता हुआ कई दिन बाद कालपी पहुंच पाया। जूही झांसी नहीं लौट सकी। उसको तात्या की टूटी फूटी सेना के साथ कालपी जाना पड़ा। दूरबीन की सहायता और तोपों की दूर से हट हट कर सुनाई पड़ने वाली आवाजों से झांसी वालों को विश्वास हो गया कि तात्या की सेना हार गई। झांसी में गहरी निराशा के काले बादल छा गए। रोज की सेना के हर्ष का पार न रहा। एक दिन पहले रोज की सेना जब तब कर उठी थी। इस रात विजयश्री मुट्ठी के भीतर दिखलाई पड़ने लगी। थके मांदे सिपाहियों को विश्राम दिया गया। संध्या के समय काशीबाई का शव फिर पहचानवाया गया। ओरछे की सेना के कुछ लोग रानी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने आश्वासन दिया, यह रानी नहीं है। काशी का शव जला दिया गया। रात में थोड़ी गोलाबारी जारी रही, परंतु अधिक समय मोर्चों पर तोपों को यथावत जमाने में गया। जवाहर सिंह ने रानी को शहर की वार्ता सुनाई। रानी ने अपने सरदारों को इकट्ठा किया, उनसे मुस्कुरा कर कहा, पेशवा की सेना आज लौट गई तो कल फिर वापस आ सकती है। तात्या असाधारण सेनापति हैं और पेशवा के अधिकार में असंख्य सेना और तोपें हैं। आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। मान लो कि पेशवा की सेना न आती तो क्या हम लोग हथियार डालकर झांसी के मुंह पर कालिख पोतते? अपने पुरखों का स्मरण करो। स्वराज्य की स्थापना में कितने खप गए। यह आवश्यक नहीं है कि स्वराज्य की स्थापना हम अपने जीवन काल में ही देख लें। सीढ़ी के डंडे पर पैर रखते ही हम छत पर नहीं पहुंच जाते। एक ही त्याग, एक ही मरण, एक ही जन्म से स्वराज्य नहीं मिलता है। स्मरण रखो, हमको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। दृढ़ उद्देश्य और निरंतर कर्म हमारा केवल ध्येय यह है। जीवन कर्तव्य पालन का नाम है। कर्तव्य पालन करते हुए मरना जीवन का ही दूसरा नाम है। जो लोग अंग्रेजों से डरते हों, मौत से डरते हों, वे हथियार डालकर आराम के साथ अपने घर चले जाएं। जो लोग स्वराज्य के लिए प्राण विसर्जन करना चाहते हों, वे मेरे पास बने रहें। रानी फिर मुस्कुराई। सब लोगों की ओर देखा। किसी ने हथियार रखकर आराम के साथ घर जाने की बात नहीं कही। सबने लड़ मरने का रानी को आश्वासन दिया। श्रीमान सरकार, आज रात से ही, अभी से अपनी घन गरज का काम देखें, गुलाम गौस ने कहा। भाऊ बख्शी बोला, सरकार को सपने में जो देवी दिखलाई दी थी वही मेरी तोप पर काम करेगी। कड़क बिजली ने कामासिन पहाड़ी तक को छार छार न कर दिया तो बात काहे की। सरकार, खुदा बख्श ने कहा, सैयर फाटक पर से अब जो कुछ होगा उस पर आपको बहुत हर्ष होगा। मोतीबाई बोली, सरकार, मुझको और मेरी संगिनों से अलग मोर्चे दिए जाएं और फिर देखा जाए कि स्वराज्य की लड़ाई के लिए झांसी की स्त्रियां अकेले क्या क्या कर सकती हैं। बाहर से आए हुए पठानों के सरदार गुल मोहम्मद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, अब न बहुत समझता है और न बहुत सुनता है। सिर्फ इतना अरज है कि हम लोग झांसी की मिट्टी में मिलेगा और बहिश्त लेगा। स्वराज की आप जानो। रानी ने सरदारों को जी खोलकर पुरस्कार बांटे और उनके सिपाहियों के लिए भी इनाम दिए। मुख्य मुख्य लोगों को रण कंकण अपने हाथ से बांधे और पीठ पर हाथ फेरा। पुरस्कृत केवल 3 व्यक्ति नहीं हुए। वे उस समय किले में थे भी नहीं। दुलाजू, पीर अली और बरहामुद्दीन। निराशा के वातावरण का कोहरा छट गया। उत्साह का तीव्र रवि चढ़ आया। रात भर विकट, तीक्ष्ण, भीषण गोलाबारी किले और बाहर की बुर्जों पर से हुई। रोज की सेना ने बहुत हल्का जवाब दिया। सैनिक रक्षा के स्थानों में पड़े पड़े विश्राम करते रहे। यदि उस रात झांसी की सेना फाटक खोलकर टूट पड़ती तो रोज की सारी सेना नष्ट भ्रष्ट हो जाती। झांसी का गोलाबारी का शोरगुल अत्यंत तीव्र हुआ, परंतु उससे अंग्रेजी सेना को सापेक्ष में हानि बहुत कम पहुंची। रोज को आश्चर्य था, झांसी में इतनी युद्ध सामग्री कहाँ से आ रही है। रानी का वही क्रम जारी था।
एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर पहुंचना, निरीक्षण करना और उत्साह प्रदान करना। एक स्थल पर जवाहर सिंह से भेंट हो गई। रानी ने पूछा, उस मामले की जांच पड़ताल की? जवाहर सिंह ने उत्तर दिया, जी हाँ सरकार। पीर अली बुरी कसम खाता है। कहता है कि दीवान दुल्हाजू को रक्षा के लिए साथ ले गया था। रात में जो जासूसी उसने की उसे और कुछ पता तो नहीं लगा, क्योंकि रोज ने अपनी योजना केवल अपने मातहत जनरलों को बतलाई थी। परंतु यह अवश्य मालूम हो गया है कि अंग्रेजों को अभी तक 2 लाख रुपए की तो बारूद ही खर्च करनी पड़ी है। उनके पास बारूद की कमी हो गई है और गोले भी बहुत नहीं हैं। शायद कलकत्ते से कुमुक मंगवाई है। रानी ने कहा, मुझे भासता है अंग्रेज लोग कल विकट युद्ध करेंगे। तात्या को जो सामान उन लोगों के हाथ पड़ा होगा उससे उनको बहुत सहायता मिलेगी। न जाने बेचारी काशी और जूही कहाँ होंगी। जवाहर सिंह उत्तर ही क्या दे सकता था। रानी ने एक क्षण सोचकर कहा, दीवान दुल्हाजू मिले? उनसे पूछा? नहीं मिले, जवाहर सिंह ने उत्तर दिया। कुमुक बदल गई है। सुंदरबाई ओरछा फाटक पर हैं। दीवान साहब कहीं चले गए हैं। बरहामुद्दीन? रानी ने प्रश्न किया। जवाहर सिंह ने जवाब दिया, सागर खिड़की पर था। मैंने उसको सावधान रहने के लिए झड़क दिया है। इसी समय किले वाले महल पर जोर का धड़ाका हुआ। रानी किले की तरफ चली, जवाहर सिंह भी। रानी ने निवारण किया, आप शहर के मोर्चों को एक बार फिर देखकर थोड़ा विश्राम कर लो। मैं देखती हूं यह क्या है। रानी ने किले में जाकर देखा। गोला महल पर पड़ा था। महल के 2 खंड नष्ट हो गए। पानी भरने वाले ब्राह्मण और मंदिरों के पुजारी महल के बीचों बीच नीचे वाले खंड में छिपे हुए थे। रानी ने उनको दिलासा दी। खुद महल के बाहर टहलने लगी। 2 बज गए थे। गुलाम गौस पश्चिमी तोपखाने पर अन्य तोपचियों के साथ था। लालता मारा जा चुका था। दक्षिणी तोपखाने पर मोतीबाई, पूर्वीय पर भाऊ बख्शी और केंद्रीय पर मुंदर। इन लोगों को महल का हाल बतलाया। उन्होंने निशाने साधे। अनुभव से दुश्मन के ठीक स्थलों की सही जानकारी हो गई थी। गोलाबारी से अंग्रेजी तोपखाने बंद हो गए। महल में छिपे हुए ब्राह्मण इत्यादि पसीने में तर बाहर निकल आए और सुखपूर्वक सो गए। सवेरे एक चिट्ठी बरहामुद्दीन ने रानी के हाथ में दी। वह उसका इस्तीफा था। उसमें लिखा, मेरा विश्वास नहीं किया गया। मुझको उल्टा डांटा फटकारा गया। मेरा मन काम में नहीं लगता। मैं नौकरी छोड़ता हूं। हथियार पीर अली को दे दिए हैं। पीर अली और दुल्हाजू से होशियार रहिएगा। रानी को क्रोध आने को हुआ, परंतु उन्होंने संयम कर लिया। बोली, ऐन समय पर तुम जैसे लोग ही काम छोड़ते हैं। जाओ हटो। और चिट्ठी उन्होंने अंगरखे की जेब में रख ली। दूसरे दिन जैसा युद्ध हुआ उससे रोज की सेना के छक्के छूट गए। बहुत उपाय करने पर भी रोज उस दिन 1 अंगुल बराबर भी सफलता प्राप्त न कर सका। नित्य की वही कहानी। दीवारों में छेद हुए, बुर्जों की मुंडेरें जगह जगह पर टूटी, शहर में मकान ध्वस्त हुए, आगें लगी, कुछ लोग मरे। दीवारों और बुर्जों की मरम्मत तुरंत कर ली गई, आगें बुझा ली गई। लोगों के मरने से जीवितों में और अधिक हिंसा जागी और दृढ़ता बढ़ी। रात को भी वही क्रम। युद्ध की भयंकरता ने स्थिरता पकड़ ली। वह झांसी वालों के जीवन में एक नित्य की बात हो गई। रानी ओरछा फाटक पर पहुंची। दुल्हाजू अभी ठिये से हटा न था। सुंदर भी मौजूद थी। रानी ने यकायक पूछा, दुल्हाजू, तुम पीर अली के साथ अंग्रेज छावनी में कभी गए? अंग्रेज छावनी में? मैं? रुंधे गले से दुल्हाजू ने जवाब दिया, मैं सरकार? कब? कभी सही गए या नहीं? मैं तो कभी कहाँ गया। नहीं गए? नहीं सरकार। पीर अली कहता है कि तुम उसके साथ गए थे। वह झूठ बोलता है सरकार। संभव है। और यह लाल झंडा क्या है? लाल झंडा? लाल कैसा? झंडा क्या सरकार? घबराओ मत, मैं लाल झंडे की बात सब जानती हूं। मैं थक गया हूं सरकार। दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाल झंडा?
पीर अली बड़ा बेईमान और झूठा है। सुंदर, आज इनसे तोप ठीक नहीं चली। ये मुझसे व्यर्थ रुष्ट हैं। इनको बराबर प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता हूं। रानी, कोई बात नहीं, कल ठीक ठीक काम करना। सुंदर साथ है, वह सहायता करेगी। रानी को बरहामुद्दीन याद आ गया। वह और अधिक इस्तीफे नहीं चाहती थी। सुंदर बोली, इनको किले में रख लीजिए। मैं आज रात और कल दिन भर तोपखाना संभाले रहूंगी। रानी ने कहा, आज रात आराम के साथ काम कर लो, कल दिन में अवकाश नहीं मिलेगा। कल रात इस मोर्चे का ऐसा प्रबंध करूंगी जिसमें तुम दोनों को काफी विश्राम मिल जाए। रानी सागर खिड़की पर पहुंची। उस समय पीर अली कार्यभार अपने स्थानापन्न को सौंप रहा था। उनको देखते ही हड़बड़ा गया। रानी ने कहा, दुलाजू कहते हैं कि कल तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं गए। तुमने दीवान जवाहर सिंह से कहा कि तुम्हारे साथ गए थे? पीर अली ने हिम्मत बांधी, बोला, वे मेरे साथ जरूर गए सरकार। डर के मारे उन्होंने सच्ची बात नहीं कही, व्यर्थ झूठ बोले। मैं उनके मुंह पर कह सकता हूं। दिशा मैदान के बाद हाजिर हो जाऊंगा। रानी ने कहा, कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर में किले पर आओ। बहुत अच्छा हुजूर, पीर अली ने मुक्ति की सांस लेकर कहा। रानी पूर्व और उत्तरी फाटकों पर होती हुई उन्नाव फाटक पर आई। यहां पूरन कोरी अन्य कोरियों के साथ तोप पर था। कोरियों को शाबाशी दी। पूरन से पूछा, चलकारी कहाँ है? अच्छी तरह तो है? सरकार, पूरन ने कहा, घरे ही है। अभई बुलाउत, दिन भर ऐते ही काम कर रही। अभई थोड़ी देर भई जब गई। नहीं, बुलाओ मत, वैसे ही पूछा। वे आगे बढ़ गई। सब फाटकों से घूमती हुई हलवाई पुरे में आई। बाजार का चौधरी मिला, लखपतियों में से था। यह सवेरे इतने पानी से हाथ मुंह धोया करता था कि पानी 100-125 गज तक बह जाता था। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, अब भी उतने ही पानी से हाथ धोते हो? सरकार, चौधरी ने उत्तर दिया, प्राण कल्प पर व्यापार बंद है। मुंह हाथ धोते धोते इतने व्यापारियों से बात करनी पड़ती थी कि पानी बहाने का ध्यान ही न रहता था। रानी ने कहा, अब व्यापार के साथ पानी बहाना भी बंद है? उस महाकठिन परिस्थिति में भी रानी की इस बात पर बाजार वाले हंसते रहे और विपत्ति में धैर्य और साहस पाते रहे। जो मिला उससे कोई न कोई मीठी बात कहकर ढाढ़स बंधाती हुई रानी किले पर लौट आई। गोलाबारी का वही क्रम जारी था। रात समाप्त हुई। रानी ने सवेरा होते ही सिपाहियों और उनके सरदारों में समाचार भेजा, आज मैं स्वयं अपने लोगों के लिए कलेवा तैयार करूंगी। खूब खाओ और डट कर लड़ो। सुनते ही थके मांदे और मृत सिपाहियों तक की छातियां फूल उठी। ब्राह्मणों ने आटा रांधा। रानी ने उसमें हाथ लगाया। ब्राह्मणों ने ही पूड़ियां सेकी। रानी ने उसमें भी सहयोग दिया। किले के भीतर वाले सरदारों को उन्होंने अपने हाथ से उनके ठियों पर जा जाकर कलेवा वितरित किया। हर्ष और अभिमान के मारे वे सब के सब उन्मत्त हो गए। रानी की छुई हुई पूड़ी तक के एक एक टुकड़े की पगड़ी के अंगरखे के छोर में कस के बांध लिया और कसकर बांधे प्राणों की गांठ में प्रण। रानी को पीर अली का स्मरण हो आया। भूलती तो वे कभी कुछ थी ही नहीं। बुलवाया। मालूम हुआ कि दिशा मैदान के लिए जाने के बाद फिर नहीं दिखलाई पड़ा। यह भी पता लगा कि दिशा निस्तार के लिए मुहुरी के रास्ते से गया था। रानी एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ी। उनको विश्वास हो गया कि पीर अली झूठ बोलता है और कदाचित दूल्हाजू सच, परंतु बरहामुद्दीन ने लिख कर दिया था, पीर अली और दूल्हाजू से होशियार रहिएगा। किसी निश्चय पर पहुंच चुकी थी और चारों दिशाओं से अंग्रेजों ने गोलाबारी शुरू कर दी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।